गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हम लोगों ने पिछले वीडियोज में दिल्ली सल्तनत तो पूरा कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे मुग़ल साम्राज्य। मतलब पूरे मध्यकालीन भारत में एक तरीके से चेंज हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत से हम लोग मुग़लों पे शासन भारत में शुरू होगा। मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने 1526 में। सबसे पहले हम मुग़ल साम्राज्य को समझे। एक लंबे समय लगभग 1526 से लेकर के आप 1707 या 1700 बल्कि 57 तक 1857 तक कह सकते हैं कि मुग़ल साम्राज्य रहा। कहीं ना कहीं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से मुग़ल साम्राज्य खत्म हो जाता है, ये तो मैंने आपको बताया था। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत बहादुर शाह प्रभाव रहा 1857 तक। कहीं ना कहीं मुग़ल साम्राज्य की एक तरीके से प्रभाव रहा ही। तो इस तरीके से हम लगभग मुग़ल साम्राज्य को पढ़ेंगे। इसमें हम बाबर को पढ़ेंगे, हुमायूं को। उसके बाद बीच में कुछ दिनों के लिए सूर्यवंश का शासक आता है, शेरशाह सूरी वंश का, उसका भी शासन देखेंगे। फिर अकबर का शासन देखेंगे, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब। इस तरीके से हम 4-5 इनके यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत होती है। खासतौर से प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न दे देता है। बाबर से जुड़ा प्रश्न आया हुआ है, अकबर से जुड़ा कई बार प्रश्न आया हुआ है, उसके साथ शेरशाह सूरी जुड़ा प्रश्न आया हुआ है। मेंस में भी 1 या 2 प्रश्न आते हैं। तो इस वाले वीडियोज़ के बाद हम लोग कम से कम 3 से 4 प्रश्न प्रीलिम्स में करने की संभावना रहती है। आ सकते हैं, आने का तो कोई क्लियर नहीं कि आई शायद, लेकिन आने की उम्मीद रहती है। अक्सर प्रश्न यहाँ से आता है, तो इसको हम लोग अच्छे से गहराई से समझेंगे। जो मैंने जितना पहली बात बाबर की, क्योंकि इसने मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसने भारत में एक बड़े राजवंश लोधी वंश को इसने पराजित कर दिया था। लोधी वंश के पराजय करने के बाद ये समझ सकते हैं कि आप कितना ये मजबूत रहा होगा, जिसने कि भारत में आकर, बाहर से आकर के, और इसने अब शासन शुरू कर दिया। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, मुग़ल वंश की और जिससे पहले जो शासन किए वो तुर्क या अफगान थे। ये मुगली जो थे ये तुर्क या अफगान नहीं थे। ये दो सब, पहली बात तुर्कों का मूल का तुर्किस्तान था, मंगोलों का मूल मंगोलिया था, ठीक है। बेसिकली ये तुर्की और मंगोलिया ये क्या करते थे, ये केवल मार काट, वीर योद्धा, लड़ाई झगड़ा बस यही करते थे। इसको लूट लेना, उसको लूट लेना, उस पर हमला कर देना। बड़े लंबे तगड़े होते ही थे, प्लस मजबूत मसल्स होती थी। तो इस तरीके से तो अगर हम बाबर के बारे में बात करें तो बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खां को वंशज से पूछा गया था कि बाबर के बारे में बताएं। बाबर पिता की तरफ से तैमूर और माता की तरफ चंगेज खां का वंशज हुआ करता था। तो इस तरीके से तो वो तुर्क पिता, एक तरफ से तुर्क और साथ में मंगोल, दोनों का मतलब मिक्स था वो, ठीक है। बाद में जब बाबर और उसके वंशज आए तो इनको मुगल कहा गया। देखिए, जहाँ पहले बाबर अफगान से जहाँ से आया था वहाँ इसे तुर्क नहीं, मुगल नहीं कहा जाता था। जब यहाँ पे आने गया तो इनको मुगल की संज्ञा दी गई। बाबर का नाम था जरीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 483 ईस्वी से लेकर के 1483 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक देखा जाए तो इसका जीवन काल कोई बहुत लंबा नहीं है, 37 साल का ही था। लेकिन इसने जो प्रभाव डाल दिया भारत पर आक्रमण करके, वो एक लंबे समय तक रहा, ठीक है। वो अपने पिता तैमूर और माता के माध्यम से चंगेज खां का वंशज था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ठीक है। मुगल वंश ने लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन किया। बाबर 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1578 में बताया ना आपको कि लगभग 300 सालों, मुझे तो 17 मान थे, लेकिन लगभग 300 साल 1858 तक मुगल साम्राज्य था। देखिए, मुगल काल जब भारत में आया, निश्चित रूप से शासन किया, तो कहीं ना कहीं इसने स्थापत्य में, चित्रकला में, ये तो हम सब आगे पढ़ेंगे एक एक करके। पहले बाबर के बारे में, बाबर के युद्धों के बारे में आज हम लोग समझ, जहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले बाबर का 1526 से लेकर के 1530 तक इसने 4 युद्ध लड़े। 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में। एक एक हम आपको बता रहे हैं, बाद में इसको शॉर्ट में भी बता देंगे। 1526 में सबको पता है कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के युद्ध में इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। इस युद्ध में इसने, देखिए, उसके पहले भी बाबर ने कई सारे आक्रमण किए थे भारत में। जैसा कि
बेसिकली बाबर मध्य एशिया वाले रीजन में लगातार आक्रमण करता रहा है। 1519 से 1576 भारत पर इसने 4 बार आक्रमण किए थे। इन युद्धों के बारे में कभी प्रश्न भी नहीं पूछा जाता और इतना कोई पढ़ता भी नहीं। 1526 में जब ये दौलत खां लोधी, मैंने आपको बताया था जब लोधी वंश पढ़ा रहा था कि दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी का चाचा था, जिसने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को एक तरह से न्योता भेजा था। तो देखिए किस तरीके से विभीषण मतलब लंका ढाते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि वो पंजाब का गवर्नर हुआ करता था और वो इब्राहिम लोधी से काफ़ी असंतुष्ट था। तो नवंबर 1525 में बाबर ने भारत पर आक्रमण कर पंजाब की पुनर्विजय की। पहले इसने क्या किया, पंजाब वाले एरियाज में जीता। पंजाब वाले एरियाज में नवंबर 1525 में ही ये आ गया था, ये बहुत कम लोग को पता है। 12 अप्रैल 1526 को बाबर पानीपत पहुंचा, जो आज हरियाणा में है। इब्राहिम को चैलेंज किया। इब्राहिम पहले भी पानीपत पहुंच चुका था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा जाता है। तो इसमें युद्ध के कई कारण थे। पहली बात, इसको धोखा दिया गया इब्राहिम लोधी के साथ, ठीक है। उसके साथ साथ इब्राहिम लोधी की जो सेना थी और बाबर की सेना में अंतर था। बाबर ने तुलगमा नीति अपनाई, बाबर ने तोपों का प्रयोग किया, बाबर ने अग्नि अस्त्रों का प्रयोग किया, जबकि इब्राहिम लोधी की सेना पुराने अस्त्र शस्त्रों से लड़ रही थी। तो इस तरीके से बाबर ने तो हमको ये पता होना चाहिए कि बाबर, उसके बाद परिणाम क्या हुआ। जब बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया, तो परिणाम ये हो गया कि अब यहाँ पे मुगलों का शासन रहेगा और कोई दूसरी सत्ता यहाँ पे उतनी मजबूत नहीं है कि बाबर को जो पराजित कर पाए, ठीक है। तो पानीपत का पहले युद्ध में जो चीज़ें पूछी जाती, कब हुआ, 1526 में किसके किसके बीच हुआ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, इसके साथ क्या परिणाम हुए, इसके साथ ये परिणाम हुए कि इब्राहिम लोधी की पराजय हो गई और बाबर की विजय हो गई। कारण क्या था, तुलगमा नीति था, तोपखाने का प्रयोग था, अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग था, उसके बाद बारूद का प्रयोग था। तो इस तरीके से बाबर ने प्रथम युद्ध में एक तरह दिल्ली पर कैप्चर कर लिया। लेकिन अभी अलग विद्रोह होंगे, जैसे खानवा का युद्ध होता है 1526 में, कि पानीपत के तुरंत बाद एक साल खानवा का युद्ध होता है 1527 में। ये खानवा इधर पूरा राजस्थान और इस मध्य प्रदेश वाले इलाके में कई जगह। इस युद्ध में राणा सांगा मेवाड़ का शासक हुआ करता था। तो राणा सांगा ने क्या किया, इब्राहिम लोधी को चुनौती दी और इब्राहिम लोधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और 17 मार्च 1527 को इब्राहिम लोधी बाबर ने राणा सांगा की सेना को पराजित कर दिया और शायद राणा सांगा को मार दिया। तो जब इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हत्या कर दी, राणा सांगा को हरा दिया, तो ये स्थिति हो गई कि अब भारत में मुगलों की नींव दृढ़ हो गई है। राजपूती की प्रतिष्ठा को धक्का लगा कि अरे, एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति राजपूत शासन को पराजित कर दिया। अफगान तो पहले ही टूट चुके थे, उसके साथ राजपूत संगठन भी आपस में भी बिखराव आ गया। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बाबर या कोई भी बाहरी आक्रांता अगर जीतता रहा तो उसमें यहाँ के लोगों का भी हाथ था, ठीक। उसके बाद हमने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 देख लिया, 1527 में खानवा का युद्ध देख लिया, 1528 में होता है चंदेरी। चंदेरी पड़ता है मध्य प्रदेश में। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने क्या किया, मिदनी राय को पराजित कर दिया। ये भी एक तरह अफगान ही थी। तो देखिए, अब ये होगा कि अब तीसरा युद्ध भी मिदनी राय को पराजित कर दिया। इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा मजबूत हो गया कि अब तो हमारे अलावा कोई यहाँ पे है ही नहीं। लेकिन इसको फिर भी संघर्ष करना पड़ता है। 1529 में घाघरा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित कर दिया। तो एकदम से पक्का हो गया कि अब तो मुगल यहाँ पे शासन करेंगे। लेकिन 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो 4 युद्ध याद रखने, पहला 1526, 1527, 1528, 1529। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर जीता, इब्राहिम लोधी पराजित हुआ। आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग किया गया, बारूद का प्रयोग किया गया, तुलगमा नीति का प्रयोग किया गया। ये मेन पॉइंट याद रखना है। 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा के युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ, बाबर विजयी हुआ। नंबर 3, 1528 में बाबर और साथ में राणा सांगा, उसके बाद मिदनी राय, बाबर और
1527 बाबर और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय, 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ और बाबर जीता और मेदिनी राय को पराजित होना पड़ा। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ जिसमें अफगानों के साथ युद्ध हुआ और बाबर ने अफगानों को हराने के बाद लगभग ये साबित हो गया कि अब यहाँ पे मुगल ही शासन करेंगे। चारों युद्ध याद रखने, एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूँ। 1526, 1527, 1528, 1529। 1526 में बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी, 1527 में बाबर वर्सेज राणा सांगा, 1527 में बाबर वर्सेज मेदिनी राय, 1529 में बाबर वर्सेज अफगान। सबके परिणाम क्या थे? सभी हारे, बाबर ही जीता। तुलगमा नीति का प्रयोग हुआ, बारूद सुरंगों, ऐसा नहीं कि दूसरे युद्ध में भी उसने किया होगा। तुलगमा नीति का प्रयोग, सुरंगों, बारूदी गोलों का प्रयोग किया, अग्निशास्त्रों का प्रयोग किया गया। ठीक है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबरनामा, तुर्की भाषा में। ठीक है, ये भी याद रखना, यहाँ से प्रश्न था। कट्टरवादी था, उसके साथ साथ एक चित्रकार भी था वो। तुलगमा व्यूह रचना, युद्ध में तुलगमा नीति की रचना करने वाला बाबर पहला एक तरह से शासक था। इस तरीके से बाबर के बारे में हमने काफ़ी पढ़ लिए। यही चीज़ें पूछी जाती, बाबर के युद्ध पूछे जाते हैं, पहला युद्ध पूछा जाता है, चारों युद्ध पूछे जाते हैं, प्रभाव पूछा जाता है। इस तरीके से कर के हमने बाबर के बारे में जो चीज़ें आती हैं तो बहुत कुछ बाबर के बारे में जानने की, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम बाबर के बाद बात करेंगे बाबर के पुत्र हुमायूं की बात। 1530 से लेकर के 1556 में इसने एक तरह से 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं को कहा जाता है कि ये भाग्यशाली नाम होता है हुमायूं, लेकिन ये अभागा ही रहा। इसने जीवन भर भागता ही रहा और भागते भागते लड़खड़ाता रहा और सीट से लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो हुमायूं के बारे में देखिए, हुमायूं की पैदाइश कब हुई ये सब हमें जानने की जरूरत नहीं। हुमायूं के 2-3 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं, और जब हुमायूं था दिल्ली पे तो उसी समय बंगाल वाले, बिहार वाले रीजन पे शेरशाह सूरी था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बहुत टक्कर चलती थी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 26 जून 1539 को चौसा पड़ता है बिहार में पराजित किया। ये 2-3 युद्ध इसके पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें हुमायूं के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था। हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध के 1539 में पहले शेरशाह सूरी ने इसे पराजित किया। चौसा के युद्ध में 1540 में हुमायूं को पराजित कर दिया था। बिलग्राम पड़ता है कन्नौज के पास युद्ध में इसको पराजित कर दिया था। इन दोनों के युद्ध के बाद हुमायूं इधर उधर भागता रहा और हुमायूं ने की मृत्यु भी हो जाती है। कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं कर पाया। 1556 में सीढ़ियों से गिरते हुए कितना 1530 से 1500 लगातार युद्ध ही करता रहा 1540 तक से, या 1540 में जब बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने पराजित कर दिया। 40 से 45 तक सूर्यवंश का शासन रहा। उसके बाद फिर मतलब कोई इसका ज़्यादा शासन नहीं रह पाया, एक तरह से कोई मजबूत सत्ता स्थापित नहीं कर पाई। इसलिए हमें ज़्यादा कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके देखिए बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में जो पॉइंट जानकारियाँ थी मैंने युद्ध बता दी है आपको। उसके साथ साथ मुगल वंश की स्थापना कैसे होती। अब हम थोड़ा सा अगली वीडियोज में चर्चा करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी का इसमें बनाना ठीक नहीं, क्योंकि वो मुगल नहीं था, वो अफगान था। उसने एक बहुत लंबे समय तक नहीं, लेकिन 5 सालों तक शासन किया। तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसको आप एक बार देख लेंगे। थैंक यू।